Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are starting our discussion of paper 2 और इसमें देखें हम तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आसान क्वेश्चन दिया हुआ था लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड। हमें एक क्वाड्रेटिक दी गई है ना, जिसमें एक पैरामीटर k भी यूज किया गया है और फर्स्ट अगर देखूं मैं p ऑप्शन में तो वैल्यूज ऑफ k सो दैट बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नेगेटिव, दोनों रूट्स नेगेटिव हो मतलब बोथ रूट्स आर लेस देन 0। तो कंडीशन क्या लगेगी p पार्ट के लिए? p पार्ट के लिए आपकी कंडीशन हो जाएगी कि भाई d आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a शुड बी लेस देन 0 और तीसरी हो जाएगी a इंटू एफ जीरो शुड बी ग्रेटर देन 0। ये होगा। तो d आपकी बात करें तो d कितना है 4 माइनस 4 टाइम्स 4 के माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहले वाली की कंडीशन होगी। माइनस बी बाई 2a का मतलब क्या हो गया, माइनस बी बाई 2a मतलब माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 लेस देन 0। ठीक है, a आपका 1 है और a फिर इधर देखें तो 1 इंटू एफ जीरो मतलब 4 के माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास आया k ग्रेटर देन 3/4 है। यहाँ पे आप देखो माइनस 1 आ जाएगा लेस देन 0। ये बात तो बिल्कुल हमेशा ही सही है, इसके लिए तो कोई कंडीशन की बात नहीं है ना, ये तो हमेशा ही सही है भाई, माइनस 1 लेस देन 0। फिर इधर आ जाते हैं अपन, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 4 अगर मैं 4 माइनस 16k और प्लस 12 तो 16 माइनस 16k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, k आपका लेस देन और इक्वल टू 1 जाना चाहिए। तो आपको इन तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो मतलब k कैसा आ जाएगा 3/4 से लेकर के 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में कह रहा है q मतलब वैल्यू ऑफ k सो दैट एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन इंटरवल 0 to 1। तो ये स्टैंडर्ड था आपका कि अल्फा बीटा के बीच में अगर कोई एग्जैक्टली एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो f अल्फा इंटू एफ बीटा क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो मतलब आपको क्या करना था, यहाँ पे कंडीशन लगानी थी f0 इंटू f1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो f0 इंटू f1 लेस देन 0 ये कंडीशन हमें यहाँ पे रखनी है। f0 आपका कितना है 4 के माइनस 3। ठीक है, और f1 कितना है, x की जगह 1 रख दो, 1 प्लस 2 3 और 4 के, तो 4 के इन दोनों का प्रोडक्ट आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 से 3/4 वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो q q की बात कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ k सो दैट fx ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू ऑफ k सो दैट fx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, fx अगर हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0 चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या है कि a पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है ही, लीडिंग कोफिशिएंट इसका कैसा है, पॉजिटिव ही है। और बाकी एक ही कंडीशन और चाहिए, क्या, d लेस देन 0। तो आपको बस यही चाहिए कि जो d है आपका 16 माइनस 16k वो आपका कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब k आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, और इस ऑप्शन में सिमिलरली वैल्यू ऑफ k सो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो इस ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो fx इज इक्वल टू 3 की बात करें तो ये हमारे रियल रूट्स रखता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर हैविंग रियल रूट्स। तो हैविंग रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ कि इसका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे कंडीशन लगा लीजिएगा बस। सेकेंड क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, पी पार्ट में देखें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू, तो आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर आपका 2 आया, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी रख सकते हो आप, प्लस माइनस √2 रख सकते हो। नेगेटिव वाला नहीं रखोगे क्योंकि बेस में दिक्कत हो जाएगी, है ना, बेस तुम्हारा नेगेटिव तो रख नहीं सकते, तो इसलिए x को क्या रखना पड़ेगा, प्लस √2 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और √2 से चेक कर लेंगे फिर से कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, तो √2 से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो q वाले में हमारे पास आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कहा गया है लिखते जाओ, log 3 5 प्लस 8 log 49, और इसके आर्गुमेंट में देखो 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस 4 इंटू log 7 बेस 49 कितना हो गया, यही हो गया ना। तो 5 प्लस 2 7,
7 यहाँ पे आ गया, तो 5 + 8 इंटू log 7 बेस 49 ऐसा कुछ है, और ये log 3 है, तो 5 + 4 9 हो गया, 9 और बेस 3 है ना, ये आपका 4 हो जाएगा, 8 log 7 बेस 49, ये आपका हाफ लिखा हुआ है ना, हाफ इंटू 8 4, 4 + 5 9, तो ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर आ जाएगी। फिर आर ऑप्शन में आपको कहा जा रहा है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और b² - 4c, तो आपको कहा गया था कि जब कभी भी आपको d का टर्म दिखाई दे, ठीक है, तो d का टर्म दिखाई दे और इस तरीके की बातें की गई हो तो डिफरेंस ऑफ रूट्स याद आना चाहिए, ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स इसमें क्या है, 1 के बराबर है, क्योंकि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो आपका √d/a, ठीक है, √d/a इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर, तो दैट मीन्स कि √b² - 4c, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, तो b² - 4c भी कितना आएगा, 1 के बराबर ही होगा, ठीक है, ये आपका। फिर आप एस ऑप्शन में देखो, एस ऑप्शन में आपसे क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग समथिंग, तो एस ऑप्शन में आपके पास पहले तो log समथिंग का स्क्वायर है <4, तो पूरे log समथिंग को मैं t मान लेता हूँ, हो सकता है इसमें दिक्कत आई हो थोड़ी सी। मैं देखो पहले मैंने कहा कि ये t है स्क्वायर, t² <4, तो इसका मतलब क्या है कि t शुड बिलोंग टू -2 से 2, ठीक है, तो इसका मतलब log 2x - 2/4, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपकी कहाँ पे लाई करनी चाहिए, -2 और 2 में लाई करनी चाहिए, ठीक है, तो log x - 2/4 बेस 2 लाइज इन बिटवीन -2 एंड 2, ठीक है। अब देखो क्या कंडीशन होगी, यहाँ से कंडीशन ये लगेगी कि x - 2/4, log को हटाया तो 2 की पावर -2 इधर जाएगा, 2 की पावर -2 मतलब 1/4, इधर हटाया तो 2² 4, तो x - 2/4 शुड लाई इन बिटवीन 1/4 एंड 4, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज उसमें से काउंट करनी कि कौन कौन कितने इंटीजर्स उसको सेटिस्फाई करते हैं, इसे मतलब जो इसका सोल्यूशन आएगा उसके मतलब आंसर में एक तरीके से कहा जाए कितने इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं उस सोल्यूशन सेट में, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और लगनी चाहिए थी कि भाई डोमेन आपका कैसा है, डोमेन के लिए आपकी रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि भाई x - 2/4 आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम ऑलरेडी उसी पोर्शन के लिए सॉल्व करने वाले हैं जहां x - 2/4 आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, तो इस तरीके क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, 1/x - 1 प्लस 4/x - 3, ठीक है, -4/x - 2 और -1/x - 4 लेस देन 1/30। तो अगर अपन इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लें, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे पता चला, क्योंकि जब इसका और इसका आप एलसीएम लोगे तो बनेगा x² - 5x + 4 और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो x² - 5x + 6। तो अगर हम x² - 5x को कुछ मान लें तो दोनों में हमें सिमिलर टर्म्स दिखेंगी, तो इसलिए हमने क्या किया कि पहले सिंप्लीफाई किया 1/x - 1 -1/x - 4 को एक साथ, तो इन दोनों को एक साथ अगर क्लब करें तो x - 4 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस इन दोनों को अगर एक साथ क्लब करें तो 4 टाइम्स x - 2 माइनस, ठीक है, x - 3 अपॉन x² - 5x + 6 लेस देन 1/30, ये ठीक है। तो x - 4 - x + 1 तो -3 अपॉन कितना हो गया, x² - 5x + 4 और प्लस देखें यहाँ से तो 4 और यहाँ से 4 अपॉन x² - 5x + 6 लेस देन 1/30। अब आपको नीचे वाली चीजें सेम सिमिलर टाइप की दिखने लग गई, आप किसी एक को t मान लो तो दूसरे को क्या लिख दोगे, t + 2 लिख दोगे, थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो हमने कहा कि x² - 5x + 4 सपोज t के बराबर है, ठीक है, तो -3/t बन गया और ये बन गया 4/t + 2 लेस देन 1/30, ठीक है। अब फिर से एलसीएम ले लिया हमने तो -3t - 6 + 4t, ठीक है, -3t - 6 + 4t अपॉन कितना आ गया t × t + 2 लेस देन 1/30, ठीक है। तो आपके पास यहां से बना कितना t - 6 अपॉन t × t + 2 लेस देन
1/30 है ना। तो 1/30 को इधर लेते आते हैं माइनस करके और लेस देन 0 कर देते हैं। अब फिर से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो दिस गिव्स यू 30t माइनस 180 माइनस t इंटू टी प्लस 2 अपॉन 30t प्लस 2 लेस देन 0, ये बन जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर के कितना आ रहा है, माइनस का टी स्क्वायर बन जा रहा है प्लस का 30t बन जा रहा है, 30t और यहाँ से माइनस 2t तो 28t, सॉरी ये आपका बन गया 28t और माइनस का 180 और नीचे आपके पास 30t इंटू टी प्लस 2 लेस देन 0, माइनस कॉमन ले लिया तो बचा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 180 अपॉन 30t इंटू टी प्लस 2, ठीक है। माइनस अगर हटाओगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, t माइनस 18, ऊपर वाले के दो फैक्टर t माइनस 18 t माइनस 10, नीचे 30 को हटा ही दो कोई फर्क नहीं पड़ता, t इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको आप मेंशन करो, यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा -2, फिर आएगा 0, फिर आएगा 10, फिर आएगा 18, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें तो पॉजिटिव वाले का सोल्यूशन लिखना था, मतलब हम क्या लिखेंगे, t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 से 10 यूनियन 18 से इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हमें t तो चाहिए नहीं था, हमें तो इस t को x से कंपेयर करना पड़ेगा, तो t की जगह पे हमने x रखा कि पहली कंडीशन हो गई कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 था, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। ये आपका -2 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो एक केस ये है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, मतलब x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, मतलब x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से 3 में जाएगा। फिर सेकेंड सिचुएशन ये वाला भी चलेगा, अगर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हमारा 0 से 10 के बीच हो, तो एक कंडीशन ये भी हो गई, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन 10, तो ऐसा लिख लिया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 10, तो इधर लेते हैं। अब यहाँ से आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा x माइनस 4 और x माइनस 1 है इसके फैक्टर्स, तो अगर आपका x की बात करें तो x लेस देन 1 या फिर x आपका ग्रेटर देन 4, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने सोल्यूशन दिया कि x आपका दो फैक्टर्स हो गए, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1, तो x आपका कैसा होना चाहिए, -1 से 6। अब इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इन वाले मतलब ये वाला जो इनइक्वालिटी है और ये वाली इनइक्वालिटी दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड करनी चाहिए थी, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 आपका ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए था और लेस देन 10 भी होना चाहिए था, है ना। ये दोनों कंडीशंस आपको चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, कितना आएगा वो, इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका -1 से 1 और 4 से 6, तो इन दोनों का आपने इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों का, तो दैट गिव्स यू -1 से 1 यूनियन 4 से 6, ये एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा। फिर अभी एक और बचा हुआ है कि x स्क्वायर क्या था, -5x प्लस 4, ठीक है, आपका 18 से बड़ा होना चाहिए, यही मतलब है इसका, 18 से बड़ा, तो इसके भी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 18 को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो जिसके दो फैक्टर्स x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सोल्यूशन क्या आएगा यहाँ से, -2 से 7, ठीक है। तो या तो ये पूरा का पूरा सेट मेंशन रहे, या तो इन जो हमने सोल्यूशन निकाले हैं इनका कोई भी एक छोटा सबसेट जो होगा वो पॉसिबल x के लिए काम करेगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो सवाल थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेटिव है ना, बट करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक टफ सवाल था, अगर इसमें से आप C और D ऑप्शंस देखो तो बहुत आसान थे, लेकिन A और B उतने ही टफ थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, ठीक है, थर्ड वाला भी आपका लेंदी ही था, लेकिन फोर्थ वाला आपका टफ है, ठीक है। इसमें लेंदी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टफ, मतलब टफ रेट करूंगा मैं इसे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर एक क्वाड्रेटिक थ्रू आउट पॉजिटिव है, यही कहा जा रहा है ना, तो थ्रू आउट पॉजिटिव कैसे रही होगी, तो d उसका ऑफ कोर्स कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो d अगर आपका निगेटिव है तो आप देख सकते हो कि c जो ऑप्शन लिखा हुआ है
फोर्थ का सी ऑप्शन, वो क्या कह रहा है, एफ ऑफ जीरो, यही तो है सी, तो एफ ऑफ जीरो को पॉजिटिव बता रहा है, तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पे पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, और डी तो इसका निगेटिव होने ही वाला था, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करिए तो डी ऑप्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी माइनस बी ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, तो डी लेस देन जीरो ठीक है, पक्का है। ए प्लस सी माइनस बी क्या है, तो आप देखो अगर आप एफ ऑफ माइनस वन लिखो तो ए प्लस सी माइनस बी बनेगा, और एफ ऑफ माइनस वन को ही बोला गया है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो हर पॉइंट पे पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव है, वही बात फिर से रिपीट होगी। अब आते हैं यहां पर एक्चुअल पोर्शंस पे, ए और बी, ठीक है। ए और बी में देखिए क्या क्या है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये पहचानना मुश्किल है, ठीक है। 13a माइनस 5b प्लस 2c, तो अब ये ट्रिक क्या है कि अगर आप f ऑफ माइनस 3 देखें, अब डायरेक्टली ये टर्म नहीं बन रही है ना, तो डायरेक्टली ये टर्म नहीं बन रही है कि हम कोई जैसे नॉर्मल प्रोसेस हम करते थे कि कोफिशिएंट्स कंपेयर किए और वहां से हमने निकाल दिया कि f ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे क्या है कि ये दो एक्सप्रेशंस को यूज कर ले रहा है। f ऑफ माइनस 3 ने अगर बना दिया इसका 9a माइनस 3b प्लस c, और f ऑफ माइनस 2 ने इसको दे दिया कितना, 4a माइनस 2b प्लस c, तो ये भी पॉजिटिव रहने वाला है f ऑफ माइनस 3, f ऑफ माइनस 2 भी पॉजिटिव रहने वाला है, तो दो पॉजिटिव चीजों का सम जो है आपका 13a माइनस 5b प्लस 2c आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और यही कहा गया है ऑप्शन ए में। तो ये दो चीजों का सम है, इसीलिए ऑप्शन आपका टफ हो जाता है। फिर इसी तरीके से बी ऑप्शन की बात कर लें तो बी ऑप्शन के लिए आप देखो f ऑफ माइनस 3 को f ऑफ 2 के साथ ऐड कर दो, तो f ऑफ 2 में क्या आएगा, 4a प्लस 2b प्लस c आएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है इन दोनों को ऐड कर दो तो उससे आपका बी ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ठीक है, कुछ खास मतलब स्टेप्स नहीं थे, कोई लेंदी नहीं था, लेकिन ये सोचना काफी कठिन है, इसलिए अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे कहा जा रहा है क्यूबिक है जो कि x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा ऐसे लिखा गया है, मतलब इसके 3 रूट्स हैं, क्या क्या है वो रूट्स, अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा आपका कितने के बराबर है, 2 अल्फा प्लस बीटा है आपका -3 के बराबर, ठीक है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो नहीं पता बट पेयर वाइज पता है, तो पेयर वाइज आपके पास क्या बनेगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस आपका अल्फा बीटा प्लस आपका अल्फा बीटा, ये पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम हो गया, इज इक्वल टू कितना दिया गया है, इज इक्वल टू आपका गिवन है -9, ठीक है। तो अब यहां से अपन ट्राई करते हैं, अल्फा बीटा अगर निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट निकाल करके सी भी निकल जाएगा, तो यहां से अपन ट्राई करें, देखो बीटा को रख दिया मैंने -3 -2 अल्फा, तो ये लिखा था आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, बीटा की जगह लिख दिया आपने -3 -2 अल्फा इज इक्वल टू -9, तो ये बन गया अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा प्लस नहीं -4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू -9। तो आप इसके लिए देखो -3 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा और +9 इज इक्वल टू 0, -3 हटा दें तो बचा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा -3, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू -3 हो सकती है या फिर 1 के बराबर हो सकती है। तो अगर अल्फा आपका -3 आया, ठीक है, अल्फा अगर आपका -3 आया तो बीटा को क्या होना पड़ेगा, देखो अल्फा अगर आपका -3 तो -6 हो गया प्लस बीटा इज इक्वल टू -3, तो बीटा को 3 होना पड़ेगा, और अगर अल्फा आपका 1 के बराबर आया तो बीटा को कितना होना पड़ेगा, -5 होना पड़ेगा। तो अब आपके रूट्स क्या है, इस कंडीशन की बात करूं तो रूट्स हैं आपके -3 3, और इस कंडीशन की बात करूं तो रूट्स हैं आपके 1 1 -5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है आपका, -c है, तो -c जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या होगा, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो कितना आ जाएगा आपका +27, ठीक। तो c आपका एक पॉसिबिलिटी क्या अटेन करता है, -27। फिर इधर से देखें हम तो यहाँ पे आपका -c कितना हो सकता है, इनके प्रोडक्ट -5, तो c एक और पॉसिबल वैल्यू लेगा 5।
तो C हैज टू पॉसिबल वैल्यूज -27 एंड 5। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या दिया गया है, tan x by 1 इज इक्वल टू tan y by 2 इज इक्वल टू tan z by 3, लेकिन ये सभी 0 के बराबर नहीं है। तो हमने कहा था कि कई चीजें अगर आपकी इक्वलिटी में दिखाई दे तो आप उनको k मान लो, सभी को इक्वल टू k मान लो। तो tan x by 1 इज इक्वल टू tan y by 2 है ना, और इज इक्वल टू tan z by 3 इज इक्वल टू आपने k मान लिया। तो आपको क्या मिलेगा कि tan x आपका क्या था, tan x का बारे में पता चला कि k था, tan y आपका 2 था और tan z आपका tan y आपका 2k था। ठीक है, और tan z आपका 3k था। फिर आपसे कहा जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड कैसा है, पाई के बराबर है। कंडीशनल आइडेंटिटी लगा लें। फिर x प्लस वाई प्लस जेड अगर पाई के बराबर है तो आपको एक कंडीशनल आइडेंटिटी पता होती थी। क्या होती थी वो होती थी कि tan x प्लस tan y प्लस tan z इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा tan x इंटू tan y इंटू tan z ही होगा। आपको k ही अननोन है ना, तो यहाँ पे रख दो। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। अब ये चीज स्ट्राइक करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई दिया गया है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि tan को इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी हमें पता है। तो k प्लस 2k प्लस 3k आपका कितना हो गया, 6k हो गया, इज इक्वल टू k इंटू 2k इंटू 3k, तो आपका कितना आ जाएगा 6k क्यूब। ठीक है, तो यहां से k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई, 0 प्लस माइनस 5। ठीक है, k को आप 0 रख नहीं सकते, k 0 रख दोगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसने स्पेसिफिकली दे ही रखा है क्वेश्चन में कि दीज आर नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं हो सकता। मतलब k की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो +1 के करस्पॉन्डिंग या तो -1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर हमें tan x प्लस tan y प्लस tan z को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, अब यहां से भी क्लू मिलना चाहिए वैसे, क्योंकि ऑप्शंस में भी उसका यूज किया गया है tan x प्लस tan y प्लस tan z का। तो खैर अगर हम tan x प्लस tan y प्लस tan z को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो ऐसे केस में अपन क्या ट्राई करेंगे, अपन ट्राई करेंगे कि tan x आपका अगर देखा जाए तो tan x सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है, आपका 1 ले सकता है। tan y आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है, 2 ले सकता है। tan z आपकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या ले सकता है, 3 ले सकता है, जब आप k को +1 रखोगे। और इसी तरीके से जब आप -1 रखोगे तो -1 -2 -3 ये सबसे छोटी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, मतलब ये ठीक सवाल, कुछ खास दिक्कत नहीं, बट ठीक है सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंटीजर्स वाला क्वेश्चन, log 3x 3/x और log 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो हमने ब्रेक किया इसमें, क्या देखा कि हमें log बेस 3 में कन्वर्ट करना होगा सभी को। तो ये जो 3x बेस में लिखा हुआ है इसको हम हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, तो हमने इसको सेम करने के लिए क्या किया, log 3 3/x अपॉन log 3 3x लिख सकता हूं मैं इसे, प्लस आपका कितना आ गया log 3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें आपने ब्रेक किया तो log 3 ऐसा लिख दें, log 3 माइनस log x बेस 3 अपॉन log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3 इज इक्वल प्लस, है ना, प्लस ये जो भी है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो log 3x को मैं t मान लेता हूं, इस चीज को मैंने t मान लिया। तो ये 1 माइनस टी लिखा है, नीचे 1 प्लस टी लिखा है, प्लस आपका साथ में है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से टी के टर्म्स में इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, हमने इसको लिखा 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस टी। 1 और 1 साफ हो गए, बचा के आपके पास टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टी माइनस 2t इज इक्वल टू 0, है ना। t आपका कॉमन हो गया, t आपका कॉमन हो गया तो काम आसान हो गया। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 के दो फैक्टर्स t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t की यहाँ से पॉसिबिलिटीज निकल करके आई, क्या हो सकती हैं वो, t या तो आपका 0 के बराबर है, या तो -2 के बराबर है, या तो 1 के बराबर है। ठीक है, t किसको माना था हमने, log x बेस 3 को माना था। ठीक है, तो log x बेस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 से कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। फिर log
x इज इक्वल टू 1 से कोई दिक्कत x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, नहीं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 के बाद इसको आप -2 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू 1/9, उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर इसको आप इक्वल टू 1 करोगे तो जब 1 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी, तो x इक्वल टू 3 से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हो जाएंगे x के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 + √3 cos x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - sin x। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। 2 + √3 कहां से आता है? 2 + √3 बताया गया था आपको, कोई वैल्यू होती है ना। 2 + √3 कब आता है? tan π/12 होता था आपका 2 - √3 और उसका रेसिप्रोकल होता था 2 + √3। तो tan π/12 का रेसिप्रोकल मतलब cot π/12, या cot π/12 कहें या फिर उसको लिख दें tan π/2 - π/12, ऐसा भी लिख सकते हो। चाहो तो तुम cot ही में लिख लो, cot ही में लिख करके शुरू कर लेते हैं। cot π/12, this value is basically cot π/12 which is multiplied by cos x and plus sin x is equal to 1, ठीक है, ये आपको देखना था। तो cot π/12 को पहले क्या किया, cos sin में बदल दिया, तो यहां से आया आपके पास cos π/12 इंटू cos x और नीचे sin π/12, एलसीएम ले ले पूरा, sin π/12 sin x इज इक्वल टू sin π/12, ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब ये क्या लिखा है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो इनको क्लब करके आपने लिख दिया cos ओवर π/12 माइनस x इज इक्वल टू sin π/12, ठीक है, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू, इधर भी आपको cos की टर्म चाहिए थी, इसको आप cos में बदल लो, तो दिस थिंग कैन अगेन बी रिटन एज cos π/2 माइनस π/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया cos ओवर कितना है ये 6 - 1 5 π/12, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है cos π/12 माइनस x के, ठीक। नाउ π/12 माइनस x कैन बी फर्दर रिटन एज 2n π प्लस माइनस 5 π/12, ठीक है। तो अब आपको करना क्या था, वैसे यहां से आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे -π और π के इंटरवल में, ठीक है। तो देख लीजिए यहां से कि x की पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकल करके आ रही हैं। x को इधर भेजा मैंने, ठीक है, आपके पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, π/12 माइनस x लिखे हो तो लिख लो, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, cos ऑफ π/12 माइनस x लिखूं या x माइनस π/12 लिखूं, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं भाई, cos थीटा cos ऑफ माइनस थीटा दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, तो हम ऐसा भी लिख सकते थे। इससे बेनिफिट ये हो जाएगा 2n π आपको पॉजिटिव दिखने लगेगा, ऐसा, ठीक है। तो यहां सिचुएशन क्या बनी कि 2n π प्लस वाला साइन अगर लेता हूं तो 5 π/12 और π/12 दोनों ऐड होकर के π/2 बन जाएंगे। नेगेटिव वाला अगर लेता हूं तो मेरे पास 2n π आएगा माइनस और ये π/3, ये सारे सॉल्यूशंस आपके होंगे, ठीक है, ठीक है। तो 2n π प्लस π/2 और 2n π माइनस π/3, ठीक है। तो अब आप वैल्यूज रखते जाओ n की, n की वैल्यूज आप रखते जाओ, क्या क्या सॉल्यूशंस मिलेंगे। n को 0 रखा तो एक π/2 मिल गया, एक सोल्यूशन वो हो गया। यहाँ से माइनस π/3 भी इस इंटरवल में आता है अगर n को 0 रखें। नेक्स्ट n को मान लीजिए 1 रख लिया, 1 रखा तो ये बड़ा हो जाएगा, इससे कोई फायदा ही नहीं है। ये भी पाई से बड़ा हो जाएगा, इससे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिर अपन क्या करें, n की जगह -1 रख के देख लें। n की जगह -1 रखा तो देखो क्या आएगा, -2 π प्लस π/2 -3 π/2, वो -π से और छोटा हो गया, उसकी भी जरूरत नहीं थी। फिर n की जगह -1 यहाँ पे रखें तो ये तो काफी छोटा हो जाएगा। तो हमें यही आपके 2 सॉल्यूशंस फिलहाल मिल रहे हैं इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यही चीज थी कि आपको ये cot π/12 आइडेंटिफाई करना, ये इसमें ट्रिकी सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, cos 5 थीटा आपका 0 गिवन है, ठीक है, cos 5 थीटा आपका 0 है
और थीटा को कह दिया गया है कि थीटा कोई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 64 cos रेज टू पावर 4 माइनस 80 cos स्क्वायर थीटा, इसके बारे में कमेंट करना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि थीटा क्या रहा होगा भाई, 5 थीटा 90 में कंसीडर कर सकता हूं ना, मतलब थीटा आपका 18 डिग्री के तरीके से रहा। तो अगर 18 डिग्री है तो 18 की वैल्यू हमें पता होती है, हमें 18 की वैल्यू पता होती है क्या, जैसे साइन 18 है ना, तो साइन 18 तो हमें याद होगा √5 - 1/4 अपन बोले थे। ठीक है, cos 36 बोला था, साइन 18 बोला था हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये थीटा की जो बात की जा रही है वो थीटा को इसके करस्पॉन्डिंग है, 18 डिग्री के करस्पॉन्डिंग वाला है, ले सकता हूं मैं इसे। तो अगर थीटा 18 के करस्पॉन्डिंग है तो मतलब मैंने कहा कि cos 5 थीटा अगर 0 है तो साइन थीटा आपका ये है, मतलब थीटा आपका 18 कंसीडर करते हुए मैंने इसके लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां से हमसे कहा जा रहा है कि cos रेज टू पावर 4 cos स्क्वायर ये सब निकालो, तो निकालते जाओ। देखो 64 cos रेज टू पावर 4 माइनस 80 cos स्क्वायर थीटा, यही कहा गया निकालने को, तो निकाल लो। साइन थीटा अगर आपका ये है तो सवाल है कि इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो cos रेज टू पावर 4 थीटा और यहां से cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन क्या करें, तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर ले इसको। देखो 64 cos रेज टू पावर 4 माइनस 64 cos स्क्वायर माइनस 16 cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 64 cos स्क्वायर आपका कॉमन, बाकी बचा आपका क्या, cos स्क्वायर -1, जिसको लिख दिया मैंने माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात, और माइनस यहाँ पे 16 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपके पास सभी को साइन में कन्वर्ट कर लो। ओके, साइन थीटा आपका ये है तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब -64 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रख दें यहां से, कितना आएगा 5 + 1 6 - 2 √5 है ना, अपॉन 16, ये आपका साइन स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर के लिए आपको इसको 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर निकाल लिया तो cos स्क्वायर लिख सकते हो ना, कितना आएगा 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 10 + 2 √5 अपॉन 16 माइनस 16 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अभी ये लिखा हमने, ये कितना है 10 + 2 √5 अपॉन 16 रख दो वैल्यूज। ठीक है, यहाँ से सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट और कुछ खास है नहीं। अच्छा, इसमें लास्ट में 1625 भी ऐड करना है। तो 10th क्वेश्चन में, ये तो हमने पहले भी कर रखा था, हमने कहा था कि इसमें क्या यूज करेंगे हम, अपन tan a माइनस cot a, इसके बारे में पढ़ते थे कि tan a माइनस cot a या फिर cot a माइनस tan a, तुमने स्पेसिफिकली पढ़ा होगा। तो tan a माइनस cot a क्या बन जाएगा भाई, हमें ये बताया गया था कि cot a माइनस tan a कितना होता है, दिस वाज इक्वल टू -2 cot 2a। ठीक है, तो अपन tan a माइनस cot a की बात कर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि tan a माइनस cot a अपना कितना है, सबसे पहले ये आपका, सॉरी ये प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा -2 cot 2a। ओके, तो tan a माइनस cot a ने मिलकर बनाया -2 cot 2a। तो इसको और इसको हटा करके मैंने ये लिख दिया -2 cot 2a, दिस इज नाउ कन्वर्टेड इनटू -2 cot 2a प्लस 2 tan 2a प्लस 4 tan 4a प्लस 8 cot 8a। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें इसी तरीके से, a की जगह 2a रख दो बस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4a बन जाएगा, और तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो यहाँ कितना बन गया आपका -4। ठीक है, 2 की जगह पे 4 हो गया ना, -4 cot 4a, फिर बगल में क्या लिखा है 4 tan 4a, ठीक है, प्लस 8 cot 8a। ठीक है, तो खैर ये दोनों फिर से मिल जाएंगे, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे -8 cot 8a, -8 cot 8a और प्लस 8 cot 8a, इनका सम कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन आपसे एक काफी टफ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और tan π/9 की बात की गई है। tan π/9 के करस्पॉन्डिंग हमें कौन सा एंगल नोन होता है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो हम पहले भी कहते थे कि ये जो हायर पावर्स होती है इनको हायर एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो π/9 से रिलेटेड हायर एंगल कौन सा हो सकता है जो हमें वैल्यूज नोन दे, तो π/9 × 3
जो कि पाई बाई 3 होता है, ठीक है, वो एक नॉन एंगल का ऑप्शन है, या फिर पाई बाई 9 इंटू 6 वो एक नॉन एंगल का ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले हम पाई बाई 9 इंटू 3 के लिए ट्राई करें, क्योंकि tan 3 थीटा तक हमारे लिए लिखना भी आसान है। तो हमने कहा कि tan पाई बाई 3 जो है इसको यूज करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं पाई बाई 9 में। तो tan 3 थीटा अगर आपका पाई बाई 3 है तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 9 हो जाएगा। एंड नाउ आई कैन राइट डाउन एज 3 tan पाई बाई 9, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके का बनेगा। अब हमें क्या चाहिए, tan की पावर 6 वगैरह तक चाहिए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है स्क्वायर स्क्वायर करने की भी नौबत आए, tan की पावर 6, tan की पावर 4 tan स्क्वायर चाहिए, ठीक है। पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो आपका √3 है, ठीक है। डिनोमिनेटर वगैरह हटाना पड़ेगा ना इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाने के लिए। तो ये आपका क्या लिखा है, tan √3। अब √3 और इसको मल्टीप्लाई करो तो √3 इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 9 इज इक्वल टू 3 tan पाई बाई 9 माइनस tan क्यूब पाई बाई 9। अब 6 वगैरह कैसे जनरेट करोगे, 6 वगैरह कैसे जनरेट करोगे, जब होल स्क्वायर करोगे तभी आएगा ना ये tan क्यूब के स्क्वायर से tan 6। √3 को भी हटाना है क्योंकि फाइनली हमें यहाँ पे कोई √3 जैसी चीज तो दिखाई नहीं दे रही है। तो अपन क्या करें, पूरे का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां से बन जाएगा आपका 3 1 प्लस 9 10 रेज टू पावर 4 बाई 9 4 पाई बाई 9 और यहाँ एक और माइनस 6 tan स्क्वायर, ओके। अब इसमें से देखिए आप 3 tan पाई बाई 9 का होल स्क्वायर मतलब 9 tan स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस tan की पावर 6 पाई बाई 9 माइनस यहां से आएगा 6 tan की पावर 4 पाई बाई 9, ये आपका टर्म है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लब कर लो, तो क्लब करोगे तो यहां से देखो 27 प्लस 6 कितना हो गया, 33 हो गया, है ना। तो 9 इधर ही करते हैं अपन, 9 tan स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस tan 6 पाई बाई 9, tan की पावर 6 है ये, ठीक है, tan की पावर 6 पाई बाई 9 और माइनस 6 यहाँ से 27 इधर गया माइनस 27 तो माइनस 33 tan की पावर 4 पाई बाई 9 और यहाँ से आपका 18 है, इधर जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, तो 9 प्लस 18 27, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 3 के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगेन एक टफ क्वेश्चन था, हिट करना अभी इस लेवल पे जितना आपने अभी प्रिपरेशन करी है उतने टाइम में ये चीज़ हिट करनी थोड़ी टफ होगी, शायद एक्सप्रेशन देख के डर भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें ए की वैल्यूज के बारे में पूछा गया है कि ए की वैल्यूज क्या क्या एग्जिस्ट करेंगी इफ दिस थिंग होल्ड्स, ठीक है। तो अगर आपका ये क्वाड्रेटिक है जो कि हमेशा पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है, इसका ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डी आपका लेस देन 0 मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 10 माइनस 3a इज लेस देन 0। तो 4 आपने हटा दिया तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0। a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0, है ना। तो a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा, इसका सोल्यूशन मिलेगा -5 से 2, ठीक है। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ए का आपको सोल्यूशन मिल रहा है -5 से लेकर के 2 के बीच में। तो ए बिलोंग्स टू आपका हो गया -5 से 2, ठीक है। तो कितने इंटीजर्स इसको पॉजिटिव इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आपने इसके लिए पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ए की सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, दैट इज 1। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास देखिए क्या दे रखा है, 13 में एग्जैक्टली एक कॉमन रूट होना चाहिए दोनों क्वाड्रेटिक के बीच में। तो एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन के लिए अपन क्या करते थे, हमने कहा था कि ऐसे केसेस में आप
एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड उस तरीके का यूज कर लो, ठीक है। तो मान लिया हमने कि अल्फा आपका कॉमन रूट है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ से आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर अपॉन इधर मल्टीप्लाई किया -9, ठीक है, -9 और प्लस आपका कितना आ जाएगा 8 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और इंटू 3 माइनस यहाँ पे कोफिशिएंट 1 इंटू 2 लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू -4 लेमडा -4 लेमडा, ठीक है, 1 इंटू -3 प्लस 3, इतना हो गया, ठीक है। अब यहां से हम कंपेयर करना शुरू करें, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया तो अल्फा स्क्वायर इज कमिंग आउट एज 8 लेमडा स्क्वायर -9 अपॉन 3 -4 लेमडा, और सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू कितना मिलता है, अल्फा इज इक्वल टू 2 लेमडा -3 अपॉन 3 -4 लेमडा। तो इसका स्क्वायर इसके बराबर कर दें, तो देखिए यहां से 2 लेमडा -3 अपॉन 3 -4 लेमडा का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 8 लेमडा स्क्वायर -9 अपॉन 3 -4 लेमडा। सॉल्व करने गए 3 -4 लेमडा, एक एक इधर दोनों साइड कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या हमारे पास 2 लेमडा -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 -4 लेमडा इंटू 8 लेमडा स्क्वायर -9, ओके। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। तो फर्दर हमने इसको एक्सपेंड किया तो क्या बनेगा 4 लेमडा स्क्वायर -12 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से आपके पास बन रहा है 3 इंटू 8 24 लेमडा स्क्वायर -27 -32 लेमडा क्यूब, और प्लस आपके पास आ जाएगा 36 लेमडा। तो एक्सप्रेशन क्या बना 32 लेमडा क्यूब -12 और -24 -36 लेमडा स्क्वायर, नहीं सॉरी -24 लेमडा 4 और -24 आपका -20 लेमडा स्क्वायर, -12 और -36 -48 लेमडा, और 9 और 27 36 इज इक्वल टू 0, यही बन रहा है क्या। तो ठीक है, यहां से आपको दिख रहा है कि लेमडा -1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि 32 और 36 68 हो गया, 48 और 20 मिलके 68 हो गए, मतलब एक फैक्टर इसका लेमडा -1 है, बाकी फैक्टर निकाल लो। तो लेमडा एक तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 ही हो गया, और बाकी अदर वाले से देख लो कि क्या एक्सप्रेशंस बन रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक आपको फर्दर सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओके क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके का दिया हुआ है, और इसमें हमें निकालना है कि ये हमेशा हर एक x के लिए अगर ट्रू है, ठीक है, तो ये के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, उनमें मिनिमम हमें मार्क करना है, ठीक है। तो खैर अपन स्टार्ट हुए, सबसे पहले क्या समझ में आया, सूडो क्वाड्रेटिक है, 3 की पावर x को हमें t मानना पड़ेगा, तो 3 की पावर x को t मान लिया हमने, और जैसे ही हम किसी चीज को t मानते हैं उसकी रेंज भी लिख देते हैं। अब 3 की पावर x मिनिमम वैल्यू कितनी लेगा, तो कुछ इस तरीके की रेंज होगी, 0 से कुछ बड़ा ही रहेगा ये, और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपके पास ये बन गया AT स्क्वायर प्लस 4 इंटू A-1 इंटू T प्लस A-1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये बात ठीक है। T कहां से कहां तक है, तो वो लिख दिया हमने, फॉर ऑल T ग्रेटर देन 0। लिख सकता हूं ना, T बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, तो दैट मींस T ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहां पे हमें कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन t की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, इसको हमने लोकेशन ऑफ रूट्स और अपनी स्किल्स के बेसिस पे इन दोनों को मिला के करना होगा। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती थी, एक सिचुएशन ये पॉसिबल थी कि ग्राफ हमारा हमेशा पॉजिटिव वाले जोन में ही रहे। फिर और क्या सिचुएशन पॉसिबल थी, ठीक है, मतलब थ्रू आउट पॉजिटिव हो जाए। एक सिचुएशन ये थी, ठीक है, इसको भूल गए, अपन इस पे फोकस करेंगे। एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि दोनों रूट्स आपके 0 के पहले ही आ गए,
ठीक है, 0 के पहले ही आपके दोनों रूट्स क्रिएट हो गए। तो 0 के आगे आगे आपके पास हमेशा एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये t के टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, x को अभी याद ही नहीं करना है आपने को, t को सिर्फ याद करना है। तो ये सिचुएशन रही। और कुछ इसमें बचता है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि t जब भी 0 से बड़ा हो हमेशा एक्सप्रेशन आपका x एक्सिस के ऊपर आए ग्राफ। तो बस यही दो सिचुएशंस हैं शायद, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या आएगा, इसके लिए आपका d को कैसा होना चाहिए, लेस देन 0, और a को कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो खैर लीडिंग कोफिशिएंट a ही है, तो a पॉजिटिव होना चाहिए। d और लिख लें, तो d कितना है आपका 16a-1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू a-1 लेस देन 0। तो 4 आपका कॉमन हो गया, बचा आपके पास 4a-1, बल्कि कॉमन हो गया पूरा। तो यहां से बचा आपके पास 4a-1, ठीक है। तो 4a माइनस a 3a हो गया, -4 लेस देन 0, और ये आपका a-1 इंटू 4 से तो कुछ फायदा है नहीं, यहीं से लिखे। तो a आपका कहां से कहां के बीच वेरी कर सकता है, a कैन लाई इन बिटवीन 1 एंड 4/3, ठीक है। तो a आपका 1 और 4/3 के बीच लाई करेगा। ऑफ कोर्स इसके साथ इंटरसेक्शन लेते, तो खैर a की पॉजिटिव वैल्यू इसके लिए ही 2 है, तो a बिलोंग्स टू 1 से लेके 4/3, ये पूरा आपका इनका इंटरसेक्शन भी इसी के बराबर आ जाएगा। दूसरे केस की बात करते हैं। इस केस में, इस केस का मतलब क्या है, बोथ रूट्स आर लेस देन 0। तो केस 1 ये हो गया आपका, केस 2 बोथ रूट्स आर लेस देन 0, ठीक है। तो बोथ रूट्स लेस देन 0 की भी कंडीशंस लगा लो। क्या आएगा, d आपका कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। -b/2 आपका कैसा होना चाहिए, इधर लेस देन 0, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखो, अगर आप एक और कंडीशन लेते हो, क्या a इंटू f0, लीडिंग कोफिशिएंट इंटू f0 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये भी है कि अगर ये ऐसा भी हो जाए, मान लीजिए कि ये ग्राफ है आपका ऐसा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 0 पे अगर वैल्यू 0 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 पे 0 होने का मतलब क्या है कि इसके आगे है ना, आपको तो इसके आगे से मतलब है ना, जब आप 0 से आगे देखो तो पॉजिटिव मिले, आपको इतना ही चाहिए। तो 0 पे वैल्यू 0 हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, a इंटू f0 पे यहाँ इक्वेलिटी भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां से और ये भी हो सकता है कि वर्टेक्स ही आपका मतलब इस तरीके की सिचुएशन हो जाए, -b/2 है आपका लेस देन 0 है, ठीक है। 0 वाला एक केस अलग से ही देख लेंगे, ठीक है, इसको पहले अपन देखते हैं, ठीक है। तो आप देखो, इस सिचुएशन के लिए पहले अलग से हमने डिस्कस कर लिया। तो इस सिचुएशन में आप देखो d कितना आएगा, d आप d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहते हो, तो d लेस देन 0 इधर है, तो d ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन क्या आएगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का -∞ से 1 यूनियन 4/3 से इन्फिनिटी, यही हो जाना चाहिए, ठीक है। -b/2 है लेस देन 0, तो -b कितना है, -b है आपका -4 इंटू a-1/2 इंटू a, ठीक है। ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। यहां से भी आपके पास एक इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। और तीसरी इनइक्वालिटी लीडिंग कोफिशिएंट इंटू f0, तो लीडिंग कोफिशिएंट आपका a है, f0 आपका a-1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, एंड यू शुड रिमेंबर कि इन ऑल दीज सिनेरियोज a शुड बी पॉजिटिव। तो आपको एक फाइनल इंटरसेक्शन इसके साथ भी लेना पड़ेगा कि a कैसा है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला के लिए ही हम ये सारी चीजें कर रहे थे। तो इनका इंटरसेक्शन केस 2 का सोल्यूशन होगा। केस 3 अभी बचा हुआ है। केस 3 में क्या आएगा, तो केस 3 में आपको देखना पड़ेगा कि जब एक रूट 0 हो जाए और दूसरा रूट 0 से छोटा हो, मतलब इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो ऐसा हो, ठीक है, कि 0 के आगे आगे पॉजिटिव मिल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक रूट 0 और एक रूट 0 से छोटा। तो पहले अपन बात करते हैं कि जब एक रूट 0 है हमारा, ठीक है, हम दोनों ही सिचुएशंस में हम ये तो चाहते हैं ना कि हमारा रूट 0 हो जाए, तो 0 इसको सेटिस्फाई कब करेगा, ठीक है, इफ वन ऑफ द रूट इज 0, मे बी बोथ रूट्स 0 हो जाए, ठीक है,
अगर एक रूट जीरो है, कम से कम एक रूट जीरो है, तो एक रूट जीरो है तो उस कंडीशन, ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, जीरो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब a माइनस वन आपका कैसा होना चाहिए, a माइनस वन इसका रूट है, तो a माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब आप उस सिचुएशन की बात करना चाहते हो जब a वन के बराबर है। तो a इक्वल टू वन रख के देख लो क्या बन रहा है, a इक्वल टू वन रखा तो देखो बनेगा क्या, 2t स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, a इक्वल टू वन रखा तो t स्क्वायर प्लस 4 इंटू जीरो टी, खत्म हो गया, और ये t स्क्वायर बचा, t स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल t ग्रेटर देन जीरो। तो a इक्वल टू वन वाले केस को भी कहें तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो a इक्वल टू वन वाला केस हमारा इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास केस वन केस टू, ठीक है, तो केस वन केस टू और केस थ्री तीनों का जो फाइनल यूनियन आएगा दैट विल बी योर आंसर, और आउट ऑफ विच वन जो है आपकी सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, काफी लेंदी है, क्योंकि स्यूडो क्वाड्रेटिक वाले इस तरीके के सवाल लेंदी ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 14 रहा, आगे बढ़ते हैं हम, अब कुछ आसान से सवाल हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कहा गया था, इस तरीके का आपको बताया गया था कि आपके पास अगर मान लीजिए कि कोई रिपीटिशन इस तरीके का इंफिनिटी के लिए टर्म्स में दिखाई दे, तो जहां से रिपीटिशन दिखता है उसको y से आप रिप्लेस कर दो। तो आप देखो रिपीटिशन कहां से दिखता है, 20x के बाद ही रिपीटिशन आना शुरू हो जाता है, मतलब क्यूब रूट ओवर अगर हम 20x प्लस वही y लिखते हैं तो इज इक्वल टू y आएगा, और हमें दे रखा है कि ये y कितना है, 13 है, दे रखा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना था, y की जगह 13 रख देना था, 20x प्लस 13 इज इक्वल टू 30। तो 20x प्लस 13 आपका निकल करके कितना आया, 13 का क्यूब, जो कि कितना हो जाएगा 2197, ठीक है। हाँ 2197 माइनस 13 2186 अपॉन 20, ये आपकी x की वैल्यू हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या कह रखा है, ये भी एक स्यूडो क्वाड्रेटिक ही है, sin स्क्वायर x प्लस a cos x प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 1 प्लस cos x। तो आप देखो कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर, लिख सकता हूं, सभी को राइट साइड में ले जाए। ये आपका एक्सप्रेशन दिया गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका cos स्क्वायर प्लस cos x, ठीक है, तो cos के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन गई, cos स्क्वायर x प्लस cos x कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। या cos x को आप t मान लो, तो cos x को t मान लिया, t स्क्वायर प्लस t इंटू 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल। अब t कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो t आपका बस -1 से 1 के बीच वेरी करेगा, ठीक। तो x जब r है तो t बेसिकली क्या है, -1 से 1 है। तो यू वांट दिस एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर दिस इंटरवल, ठीक है। तो अब इस इंटरवल के लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं। केस 1 ये हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा ही नेगेटिव रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर आपका कैसा था, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था, मतलब पैराबोला तो कैसा बनेगा आपका, अपवर्ड ही बनेगा। तो ये केस आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बनाते ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हमें अपवर्ड पैराबोला ही बनाना है। तो अपवर्ड पैराबोला इस इंटरवल के लिए नेगेटिव हो जाए, कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यही तरीका होगा कि ये -1 और 1 के बीच में कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहे कि -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में आपका ये नेगेटिव रहता है हमेशा। या फिर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप, चलिए पहले इसकी बात कर लेता हूं मैं, टी आपका -1 से 1 के बीच में थ्रू आउट आपका कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। इसकी बात हो गई, ये इस कंडीशन में सेटिस्फाई होगा। और क्या ग्राफ बन सकता है, ऐसा हो सकता है कि -1 पे
-1 पे वैल्यू 0 हो जाए। ऐसा तो -1 पे 0 और 1 तक निगेटिव है। ठीक है, हमें तो माइनस भाई इक्वलिटी 0 पे रहे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। या फिर ये भी हो सकता है 1 -1 तब भी चलेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि -1 और 1 ऐसे हो जाए। ठीक है, सभी सिचुएशंस वैलिड हैं और सारे केसेस का हमें फिर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्लब कर लेंगे आगे चल करके, बट अभी के लिए हमने सबसे पहले यहां पे देखा ये सिचुएशन की बात पहले करते हैं, केस 1। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या क्या हो सकता है। इस केस में आप कह रहे हो कि आपका एक रूट, मतलब एक तरीके से -1 लाइज इन बिटवीन रूट्स एंड +1 आल्सो लाइज इन बिटवीन रूट्स। तो -1 अगर इन बिटवीन रूट लाई करता है तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी। अच्छा, इसको अगर मैं क्लब करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि -1, चलो पहले इसको अलग से ही देख लो फिर इसके बाद इस पे आएंगे। तो -1 अगर आपका रूट्स के बीच में लाई करता है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लीडिंग कोफिशिएंट इनटू f ऑफ -1 शुड बी नेगेटिव। तो लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 है, f ऑफ -1 आप निकालोगे तो 1 + a², ठीक है, -1 + a लेस देन 0। ठीक है, इसी तरीके से a इंटू f1 भी आप क्या चाहते हो, लेस देन 0। ठीक है, तो 1 1 + a² + 1 - a लेस देन 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट विल गिव यू सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, दूसरी सिचुएशन आते हैं, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। इन तीनों में हमने क्या कहा है कि -1 या 1 किसी एक पे वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब आइदर -1 और +1 इज अ रूट इटसेल्फ। इस कंडीशन के बारे में हम सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली उस समय हम दूसरे पे भी कंडीशन लगा रहे हैं कि अदर रूट जो है 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं कि आइदर -1 और +1 इज अ रूट। तो अगर आपका मान लिया -1 एक रूट है, तो अगर -1 एक रूट है इसका, इस इक्वेशन का, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो -1 अगर इसका एक रूट है तो कैसे होगा। देखो -1 का मतलब है कि 1 इस सिचुएशन की बात की जा रही है, तो यहां से 1 - 1 आपका कट गया, बचा गया +a² तो a आपका बना 0 या फिर -1। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को चेक करते हैं कि a = 0 क्या एक्चुअली आंसर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर a = -1 आंसर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमें यह पता है कि चलो -1 इसका एक रूट तो हो गया। ठीक है, -1 की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये -1 से सेटिस्फाई कराया है और उससे ये एक्सप्रेशन जनरेट हुआ है। तो 0 और -1 तो रूट हुए, लेकिन अदर रूट की क्या लोकेशन है, क्योंकि अदर रूट भी आपका क्या होना चाहिए उस समय, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो a = 0 को अगर हम देखें तो a = 0 हमारा क्या बताएगा, a = 0 के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगी t² + t। ठीक है, तो यहां से आएगा आपका क्या रूट, एक आएगा t = 0 और एक रूट आएगा -1। ठीक है, तो ये तो कैसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसी सिचुएशन को दिखा रहा है ना कि एक रूट तो चलिए आपका ठीक है -1 था, लेकिन दूसरा रूट आपका 0 हो गया है ना, और हमें तो क्या चाहिए था, -1 और 1 के बीच हमेशा क्वांटिटी नेगेटिव चाहिए थी। तो ये सिचुएशन आ गई जो कि इम्पॉसिबल। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 0 से 1 में ग्राफ कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम दूसरे केस की बात करते हैं, तो मतलब हमने ये वाला केस हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, a = 0 वाला, -1 वाला भी देख लें, तो ये a = 0 के करस्पॉन्डिंग आपने ये सब चीजें करी। फिर आप इसी तरीके से देखो a = -1 के करस्पॉन्डिंग, -1 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, रखोगे तो t² + 2t + 1 = 0। तो यहां पे आपके दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। तो अगर दोनों रूट -1 हो गए तो ऐसा कुछ ग्राफ बनने लगेगा। ठीक है, ये भी दिक्कत है, क्योंकि हमें -1 से 1 में नेगेटिव चाहिए था, या तो थ्रू आउट आगे भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, दिक्कत हो गई। तो ये वाला भी केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 0 और -1 निपट गए। अब अपन क्या बात करते हैं, मतलब ये वाला केस हमने देख लिया कि इससे काम नहीं बन रहा है। +1 के लिए भी सेम तरीके से आप एक बार को चेक कर लीजिए। ठीक है, फिर से अगेन स्यूडो क्वाड्रेटिक है, कैसे सोचने पड़ते हैं, लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, पेपर काफी टफ है। ठीक है, तो लेंथी क्वेश्चंस भरे पड़े हैं हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर रखा है ऑलरेडी, है ना। तो आप इसमें क्या करते थे, x इंटू एफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एच एक्स, इस तरीके का एक्सप्रेशन मान लेते थे। तो अब आप निकालना शुरू करो कि h1 आपका कितना है, h1 आपका 1f1 माइनस 0, ठीक है, h2 आपका 0, h3 आपका 0, h9 आपका 0 है। तो x इंटू एफ एक्स माइनस वन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके पास क्या क्या फैक्टर्स होंगे। ये आपका देखो fx आपका 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, 8 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई, 9 हो गई ना, x इंटू 8 डिग्री मतलब x की पावर 9 बन गया। तो इसके 9 फैक्टर्स दिए गए हैं, x माइनस वन, x माइनस टू अप टू x माइनस 9। आपको क्या करना है, f10 निकालना है। तो बस अब आगे x की जगह पे आप 10 रख दो। तो ये आसान सा क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, 2 sin 6x अपॉन sin x माइनस 1, ठीक है, लेस देन 0। तो आपको सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करती है कि आपका डिनोमिनेटर कैसा है, निगेटिव है। sin x माइनस 1 आपका हमेशा कैसा होगा, निगेटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है। 0 से π/2 वाले इंटरवल की बात की जा रही है, तो उस समय तो हम देखें तो ये हमेशा कैसा है, निगेटिव है। तो ये आपकी निगेटिव क्वांटिटी है। अगर आप ऑलवेज निगेटिव क्वांटिटी को हटा देते हो, ठीक है, तो आप एक तरीके से sin x माइनस 1 से दोनों साइड बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे इधर तो 2 sin 6x आ जाएगा, लेकिन इधर इनइक्वालिटी आपकी पलट जाएगी। तो नाउ यू वांट sin 6x एज पॉजिटिव, ठीक है, इतनी बात। अच्छा, दूसरा वाला भी देख ही लेते हैं, सोल्यूशंस पे बाद में आएंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 10x, ये लिखा गया, लेस देन और इक्वल टू 0। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट 2 10x लेस देन और इक्वल टू 0। इसके लिए देखते हैं, तो ये क्या लिखा है, टेन स्क्वायर एक्स को आपने t मान लिया। मैंने कहा इस तरीके की इनइक्वालिटी अगर है तो सिंपल जैसे क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट कर लो। तो टी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2t प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 to 8 माइनस 4 रूट 2 प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका रूट 2 प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो tan x आपका कहाँ कहाँ के बीच में वेरी कर रहा है, तो tan x लाइज इन बिटवीन रूट 2 माइनस 1 एंड रूट 2 प्लस 1, यही आ गया ना। t था आपका, ये t इसके बीच में लाई करता, t का मतलब tan x। तो tan x लाइज इन बिटवीन रूट 2 माइनस 1 एंड रूट 2 प्लस 1। तो अभी तक तो अपन इस फॉर्म में निकल आए। अब हमें क्या करना है, इनके सॉल्यूशंस देखने हैं 0 से π/2 के इंटरवल में। तो sin 6x, अगर x आपका 0 से π/2 है तो 6x कहां से कहां तक जा सकता है, 6x आपका 0 से लेके 3π तक जा सकता है। अब ये पॉजिटिव आउटकम कब कब देगा, ये तब आप पॉजिटिव होगा जैसे 6x अगर आपका कौन सी क्वाड्रेंट में हो जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट का हो। मतलब 6x अगर आपका 0 से पाई के बीच हो, हम x की बात नहीं कर रहे हैं, हम 6x की बात कर रहे हैं। तो 6x अगर आपका 0 से पाई के बीच हो तो क्वांटिटी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। फिर 2π से 3π के बीच हो तब भी क्वांटिटी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। हमने कहा ना अभी कि 6x कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से 3π तक। 0 से पाई में भी sin 6x पॉजिटिव होगा, 2π से 3π में भी sin 6x पॉजिटिव होगा। तो 6x आपका 0 से पाई के बीच है या फिर 2π से 3π के बीच है, इसलिए x के लिए क्या पॉसिबिलिटी हुई, 0 से π/6 या फिर π/3 से π/2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। ये बात समझ में आ रही है। अब अपन आते हैं इस पोर्शन पे। ये आपका इसका सोल्यूशन हुआ। ये कौन से एंगल्स हैं, तो π/8 और 3π/8 है ना। तो x आपका कहां से कहां तक जा रहा है, ये सीधा सीधा, यहाँ कोई 2x 3x की बात है नहीं, ज्यादा चिंता भी नहीं करनी है हमें 0 से π/8 के बीच देख लेना, 0 से π/2 के बीच देख लेना है। तो π/8 से 3π/8 इतना ही आ गया। अब आपका क्या कहा जा रहा था कि हमें ऐसे x चाहिए जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, ठीक है। तो 0 से π/6 और ये π/8 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखो अगर इंटरसेक्शन लोगे, मतलब ऐसा कुछ है ना, 0 π/8 से बड़ा है π/6 से बड़ा है π/3 और उससे बड़ा है 3π/8 और उससे बड़ा है π/2।
तो ये पोर्शन मिल जाएगा अपने को π/3 और 3π/8 के बीच का, और इसके अलावा हमें π/8 से π/6 वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो π/8 से π/6 यूनियन π/3 से 3π/8। ठीक है, तो पेपर की बात करें ओवरऑल काफी टफ पेपर था। ऐसे पेपर जिसमें 30% स्कोर करना एक चैलेंज रहता है अभी के लेवल में, कहा जाए आगे जा करके आप कर लोगे, लेकिन ये फर्स्ट ऐसा पेपर है जिसमें आपको टिपिकल एडवांस के मैथमेटिक्स की फील दिलाई गई है कि एडवांस का मैथमेटिक्स किस लेवल पे होता है। अभी तक जो आपने पेपर दिए थे उसमें आपको मॉडरेट क्वेश्चंस ही मिलते थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस की बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पे लेंदी और टफ क्वेश्चन से आपका पेपर भरा हुआ है। तो इसमें अगर किसी को बंदे को करना हो क्वेश्चन तो बहुत ही सेफली चूज करके क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन करने गए और नहीं होता गया अपन डिप्रेस होते गए, नहीं, अपने को कुछ क्वेश्चंस ही केवल करने हैं। ऐसे पेपर्स में आपको जैसे 18 क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस में आपको पहला टारगेट करना चाहिए कि कौन से 9 क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूं। पहले दिमाग में यही होना चाहिए कि कौन से 9 सवाल मैं चूज कर लूं और सिर्फ उन्हीं 9 पे मुझे ज्यादा समय देना है। तो आप जैसे देखो मैच द कॉलम आपके जो थे, ठीक है, मैच द कॉलम आपके आसान थे। फिर अगर अपन आगे बढ़े तो आपके पास जो 5th क्वेश्चन था वो एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है, 3rd क्वेश्चन की बात करूं कैलकुलेटिव था लेकिन किया जा सकता था। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का हमने पहले कर रखा था। तो 3, 5 है ना, 6 ये आपके करने लायक क्वेश्चन थे। 7 हो गया। ठीक है, 8 में अगर आपको 2 + √3 के बारे में पता है, सही से आप याद रखते हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका 9th क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है। ठीक, और 10th आपका इजी था लेकिन 11th आपका उतना ही टफ हो गया है। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 और फिर 14, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा ये भी ठीक है। ओके, 13th क्वेश्चन आपका ठीक था, ये आसान सवाल ही कंसीडर किया जाएगा। 14th क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन आपका इजी है लेकिन 16th आपका फिर से टफ क्वेश्चन है। 17 आपका एक इजी सवाल था लेकिन 18 आपका ठीक ठाक, मतलब इसको मॉडरेट लेवल में हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो पेपर को मैं मॉडरेट टू टफ में रेट करूंगा। करंट सिचुएशन जो आपके प्रिपरेशन की है उसके हिसाब से मैं इसको टफ ही रेट करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल।